सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर कम्प्लीटली रिटर्न है टाइपस्क्रिप्ट में, तो मुझे लगता है कि हमें पहले टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हम एंगुलर कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का एक छोटा सा और इजी सा इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं Uxtrendz। वेलकम बैक। तो दोस्तों, बात करते हैं अब टाइपस्क्रिप्ट की। हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि है जावास्क्रिप्ट, एंड आई एम श्योर कि आप जावास्क्रिप्ट के बारे में जरूर जानते भी होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को कई तरह से यूज करते हैं, जैसे कि वैलिडेशन के लिए, वेब पेज में डायनेमिक एलिमेंट ऐड करने के लिए, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि डोम के मैनिपुलेशन में। पर दोस्तों, सही बात तो ये है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी कुछ कमियां हैं, या फिर आप इसे कमी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ फीचर्स कम है जो कि हमें मिल जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो इसलिए जो टाइपस्क्रिप्ट है वो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट ही है, बट यहाँ पे जो मैंने कमियों की या फिर कुछ और फीचर्स की बात करी, उनको अगर हम जावास्क्रिप्ट में मिला दें तो वो बन जाएगी टाइपस्क्रिप्ट। तो इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक एडवांस वर्जन। तो दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं टाइपस्क्रिप्ट के लिए। इन्हीं पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का फर्क पता चलेगा। तो ये सारी जो चीजें, ये जो फीचर्स मैंने नोट करके रखे हैं, ये टाइपस्क्रिप्ट में हमें मिलते हैं पर जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलते। तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके इन पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे रन हो रहा है। तो टाइपस्क्रिप्ट के जो भी एग्जांपल है उनको एंगुलर में देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एंगुलर इज कम्प्लीटली रिटन बाय टाइपस्क्रिप्ट। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, app.component.ts। ts मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। और जो जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल है उसके लिए मैंने अलग यहाँ पे एक फाइल बना ली है, HTML फाइल, और इसमें मैंने एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया है। तो यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल को ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में कुछ कमियां हैं, जिसमें सबसे पहली है कि वो टाइप सेफ नहीं है। अब टाइप सेफ से मेरा मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल हैं उनमें हम डेटा टाइप असाइन नहीं कर सकते, चाहे वो वेरिएबल स्ट्रिंग हो, नंबर हो या बुलियन हो। इसको हम कोड में चल के समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं। हम लिखते हैं वेर। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, हम लिखेंगे EMP नेम। तो ये हमारा बन गया वेरिएबल। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जॉन। एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल एम्प्लॉय एज। अब एज आपको पता है कि नंबर में होती है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 32। और एक और वेरिएबल बनाते हैं EMP स्टेटस। अब स्टेटस से मेरा मतलब है कि एम्प्लॉय इस समय वर्किंग है या फिर वर्किंग नहीं है। तो वर्किंग है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू। तो अब आपने यहाँ पे देखा, हमने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय नेम, और उसका डेटा टाइप क्या है, ये जॉन का टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है। और दूसरा वेरिएबल है एज। एज, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। और तीसरा है एम्प्लॉय स्टेटस, इसका टाइप क्या है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, बुलियन। बट जावास्क्रिप्ट में हम इसका टाइप असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे टाइप असाइन भी करूंगा तो आपने देखा यहाँ पे एरर हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप एनोटेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल। इसका मतलब है कि हम टाइप सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट फाइल में ही डिफाइन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल में नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ console.log EMP नेम। अब हम एक बार चेक करते हैं। मैं इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे जॉन आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कंसोल लेता हूँ, नेम प्लस एज। अब आपने देखा इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसका टाइप है नंबर। अब क्या होगा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ,
जॉन 32। हमने जब दोनों को प्लस किया तो उसने दोनों को कॉन्कैट कर दिया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, माई वेयर 32 को ले लेता हूँ मैं 20। अब मैं करता हूँ emp एज प्लस माई वेयर। अब इस केस में क्या है, दोनों ये नंबर है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे अब 52 आ गया, क्योंकि दोनों नंबर थे तो 52 आ गया। अब एक स्ट्रिंग था एक नंबर था तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया। तो टाइप्स का फीचर ना होने के कारण कभी कभी एक्सप्रेशन का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आना श्योर नहीं होता। तो जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे दो वेरिएबल के बीच, तो तब वो दो वेरिएबल का रिजल्ट कॉन्कैटिनेट होगा या नंबर में एडिशन होगा, ये तब तक डिसाइड नहीं होता जब तक रन टाइम वैल्यू का पता ना हो। इट मीन्स कि वेरिएबल की रन टाइम वैल्यू के बेस पे ये डिसाइड होता है कि रिजल्ट क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ emp नेम इज इक्वल टू, मैं कोई नंबर टाइप का देता हूँ 256, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आपने देखा emp नेम 256 आ गया, जबकि होना तो ये चाहिए कि जो नेम हो वो स्ट्रिंग में ही हो, बट यहाँ पे हम नंबर भी असाइन कर पा रहे हैं, वो टाइप के ना होने के कारण ही हो रहा है। अब हम चलते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो हम वेरिएबल ले सकते हैं या फिर हम यहाँ ऐसे प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं वेरिएबल ही ले लेता हूँ emp नेम, और इसका टाइप, अब यहाँ पे मैं टाइप असाइन करूंगा जो कि होगा स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं दूंगा जॉन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जॉन। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया था emp नेम 256, मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ emp नेम, सही कर लेता हूँ। तो मतलब जो एम्प्लॉय नेम है उसका टाइप था स्ट्रिंग, और अब हम यहाँ पे उसमें असाइन कर रहे हैं एक नंबर वैल्यू। तो इसने यहाँ पे ही हमें एरर मार्क कर दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसमें नंबर वैल्यू नहीं जा सकती। तो इससे क्या हुआ, हमें एरर पहले ही पता लग गया। तो ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि इसमें हमें मोस्ट ऑफ द एरर काम करते समय ही पता लग जाते हैं और हम उन्हें उसी समय फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हैं तो ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम जो भी वेरिएबल बनाएं या जो भी प्रॉपर्टी बनाएं उसका टाइप असाइन करते चलें। जैसे कि ये टाइटल है, इसका टाइप हम डाल सकते हैं स्ट्रिंग, इसका भी हम टाइप डाल सकते हैं स्ट्रिंग। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमें लेनी पड़े, अब प्रॉपर्टी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइपस्क्रिप्ट की क्लास है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, जितने वेरिएबल है, इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। और इनको हम एक्सेस कैसे करते हैं, दिस कीवर्ड्स हम लिखेंगे दिस डॉट, अब ये टाइटल है टाइटल। और अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, तो हम वो किसी लाइफ साइकिल हुक में बना सकते हैं, जैसे ng ऑनइट, या फिर किसी फंक्शन में बना सकते। बट ऐसे वेरिएबल्स का यूज यहाँ पे कम ही पड़ता है, तो हमें इन वेरिएबल्स की जगह ये वाले वेरिएबल्स, आई मीन ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं को यूज करना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट में। तो आप इन प्रॉपर्टीज से जितना जल्दी कंफर्टेबल हो जाए उतना अच्छा है। और अगर हम कोई फंक्शन बनाएंगे, हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं, जैसे कैलकुलेट। तो इस टाइप से हम फंक्शन बना देते हैं। बट ये जो टाइपस्क्रिप्ट की क्लास है, यहाँ फंक्शन को कहते हैं मेथड, और इनके आगे से फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा। तो अब ये बन गया टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन, इसको कहते हैं मेथड। अब दोस्तों, टाइपस्क्रिप्ट में हमें एक इंटरफेस का फीचर भी मिलता है। अब ये है हमारे अलग अलग वेरिएबल, जो कि है एक एम्प्लॉय नेम, एक है एज, एक है स्टेटस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेंगे एम्प्लॉय। अब इसका टाइप क्या असाइन करें, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने वाले। तो एक चीज हो रहा है कि हम यहाँ पे एनी टाइप भी असाइन कर सकते हैं। एनी की मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय जो है उसमें क्या होगा, पहला नेम, नेम क्या होगा, जॉन। दूसरा होगा एज, एज होगा 32। तीसरा होगा स्टेटस, ये होगा ट्रू। ठीक है, इसको हम डिलीट कर सकते। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मान के चलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है अभी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास तब आएगा जब हम कोई एपीआई कॉल करेंगे या सर्वर से हमें मिलेगा। तो इस समय हमारे पास क्या है, ये कुछ नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। इस समय हमारे पास सिर्फ ब्लैंक एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय की, जिसका टाइप मैं रख देता हूँ एनी। अब हम यहाँ पे ng ऑनइट में मैं इन सबको करता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पे एक कंसोल करा लेता हूँ एम्प्लॉय।
अब आपने देखा मैंने ऐसे ही कंसोल कराया तो ऐसे ही डायरेक्ट लेगा नहीं, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट एम्प्लॉय कि ये वाली जो क्लास है ऐप कंपोनेंट, इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो अब आपने देखा एम्प्लॉय ये क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ है नहीं डेटा, ना हमने कुछ डिफाइन किया है, सिर्फ उसका टाइप है एनी, वो भी। अब हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट मेथड तो आपको पता ही होगा क्या होता है। हम इसमें 2 सेकंड का सेट टाइम आउट लगाते हैं। 2 सेकंड बाद क्या करते हैं, हम एक अलर्ट करते हैं। तो आपने देखा 2 सेकंड बाद अलर्ट आया 0। तो अब हम इस अलर्ट को हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो दिस डॉट एम्प्लॉय है, दिस डॉट एम्प्लॉय इज इक्वल टू ये हम ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं यहाँ से, बस अब ये कर देते हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय इज इक्वल टू ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फिर से कंसोल कराएंगे। अब पहले एम्प्लॉय अनडिफाइंड, उसके बाद एम्प्लॉय में डेटा आ गया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो डेटा है हमने सर्वर से लिया है, हमने कोई एपीआई कॉल करी कि गेट एम्प्लॉय की, तो उस एपीआई कॉल में हमें ये डेटा मिला और वो डेटा हमने यहाँ पे इस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी में फिल कर दिया। बट बाई चांस मान लीजिए कि ये डेटा नहीं आए या फिर कुछ एरर आ जाए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी में आखिर आने क्या क्या वाला है, या फिर इस एम्प्लॉय का टाइप क्या है। एम्प्लॉय क्या यहाँ खाली नेम आएगा या खाली नंबर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एरे आएगा, क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ इसका इंटरफेस बना सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ ऐप इंटरफेस करके, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इंटरफेस है, तो मैं लिख देता हूँ iEmployee.ts। अब इस ts फाइल को एज ए इंटरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट इसलिए ताकि कोई दूसरी फाइल इसको इंपोर्ट कर पाए। इंटरफेस है तो हम लिखेंगे इंटरफेस iEmployee। तो आप लोग समझे क्या है, ये है एक इंटरफेस। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे टाइटल है, इसका टाइप है स्ट्रिंग, नेम है, टाइप है स्ट्रिंग, एज है, टाइप है नंबर, स्टेटस है, टाइप है बुलियन। तो ये तो सिंगल प्रॉपर्टी का टाइप। अब हमें किसी एरे या फिर ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, इंटरफेस। अब हम क्या करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ले चलते हैं, नीचे रख के इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक तो होगा नेम। अब नेम का टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। उसके बाद क्या है, एज का टाइप क्या होता है, नंबर होता है। उसके बाद क्या है, स्टेटस का टाइप क्या है, बुलियन। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो अब हमारे पास ये इंटरफेस बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ये जो एम्प्लॉय है इसका भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एनी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, iEmployee आ गया, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, ऐप इंटरफेस /iEmployee। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एक और एरर आने लग गया, रेड हाईलाइट। ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी एम्प्लॉय हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइन्ड इन द कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों ये क्या है, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो कि है Uxtrendz, उस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वहां पे आप जाके समझ सकती हैं कि ये एरर क्या है। तो फिलहाल इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, क्विक सॉल्यूशन क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगा देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगी। अब आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय प्रॉपर्टी है उसका भी टाइप हमने असाइन कर दिया, और इसका टाइप क्या है, iEmployee। अब हमें यहाँ पे नेम, एज और स्टेटस मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट, अब आपने देखा डॉट लगाने के बाद एज, नेम, स्टेटस। अब हमें एक्चुअल में पता चल रहा है कि इस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी में क्या क्या है या फिर क्या क्या होगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा के एनी लगा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट, तो हमें कोई भी यहाँ पे सजेशन नहीं मिलेगा। तो ये है इंटरफेस। तो ये जो फीचर है ये भी बहुत यूजफुल है, जिससे हमें डेटा का टाइप, आने वाले डेटा का टाइप पहले ही पता लग जाता है। इस डेटा में एपीआई से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, उस रिस्पॉन्स का टाइप क्या होने वाला है। तो क्या है कि जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि C# और जावा है। अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हम प्रोग्राम को रन करके ना देख लें। जावास्क्रिप्ट की एरर को डिबग करना बहुत मुश्किल होता है।
अगर आप एक जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट नहीं है तो जहां तक मैंने देखा है कि अगर जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई एरर है और अगर आपको खुद को पता है कि यहाँ पे ये एरर है तो उसे आप पकड़ के रिजोल्व कर सकते हो, वरना उस एरर को फिगर आउट करना और रिजोल्व करना बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो सकता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए टाइपस्क्रिप्ट को बनाया गया। अब दोस्तों टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसका फॉर्मेट .ts होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और जो हमारा ब्राउजर होता है, जो आपका गूगल क्रोम है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल को रीड नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें ts फाइल को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट फाइल को जनरेट करना पड़ता है ताकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड कर सके और फिर उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं। तो मतलब यह है कि काम सारा होगा टाइपस्क्रिप्ट में और फिर बाद में वो जो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है वो कंपाइल होके या फिर आप कह सकते हो कन्वर्ट होके जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी और जावास्क्रिप्ट फाइल को तो ब्राउजर समझता ही है, तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कंपाइल वाला मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअली कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट को HTML प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो आपको कंपाइल करना पड़ सकता है, बट एंगुलर में ऐसा कुछ नहीं है। एंगुलर में ये ऑटोमेटिक कंपाइलेशन हो जाता है, आपको उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो कंपाइल यहाँ पे अपने आप होगा। और दोस्तों कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड वैलिड टाइपस्क्रिप्ट कोड होता है। आप किसी भी वैलिड .js फाइल को रिनेम करके अगर ts फाइल करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करोगे तो वो वर्क करेगा एज ए टाइपस्क्रिप्ट फाइल। और ऐसी बहुत सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट की और जनरेट करती हैं JS फाइल कंपाइल के बाद, जैसे कि प्योर स्क्रिप्ट, कॉफी स्क्रिप्ट और बहुत और है। पर इन सब में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो है टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और सबसे बड़ी बात की एंगुलर के कारण एंगुलर इसको यूज कर रहा है। एंगुलर इज कंप्लीटली रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट, तो इस टाइप से ये और ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो टाइपस्क्रिप्ट पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। इसमें भी हम क्लासेस, इंटरफेस और ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। सेम वही कंसेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज करते हैं। अब दोस्तों जब हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर आता है तो उसे हम फाइंड करने के लिए प्रोजेक्ट रन करके ब्राउजर में कंसोल में जाके वहां पे हमें पता चलता है कि क्या एरर है, फिर उसको हम रिजोल्व करते हैं। पर टाइपस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हमें मोस्ट ऑफ द केस में एरर हमारे कोड लिखते समय ही हमें सामने मिल जाता है। अगर हमने कोई सिंटैक्स एरर किया है तो टाइपस्क्रिप्ट में हमें तभी एरर रेड लाइन में हाईलाइट होकर दिख जाता है और उसे हम उसी समय ठीक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की जो एरर्स है उनको पहले ही कैच करके रिजोल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं this.employee.age name status, मैं अगर रैंक भी लिख दूं तो आपने देखा यहाँ पे एरर आ गई, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा प्रॉपर्टी रैंक डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एम्प्लॉय। उसने कहा इस एम्प्लॉय में ये रैंक नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो आप इसको असाइन कैसे कर रहे हो। पर जावास्क्रिप्ट अगर होती तो आपको ये एरर बिल्कुल पता नहीं चलता। जब आप अपने कोड को रन करते और फिर वहां पे आपको एरर आता, डिबग करने के बाद फिर आप उसको एरर को फाइंड करते कि एरर कहाँ से आया, तो ये जानने में आपको काफी टाइम लग जाता है कि ये एरर कहाँ से आ रहा है। बट यहाँ पे इस केस में ये एरर आपको सामने ही मिल गया। मैं अगर इसको सेव करूंगा तो आप ये देखिए यहाँ पे ये फेल टू कंपाइल हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट आगे रन ही नहीं होगा जब तक एरर होगा इसमें। अब वो कह रहा है कि पहले अपना एरर को रिजोल्व करो, उसके बाद हम कंपाइल करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपका कोड हमेशा एरर फ्री रहेगा बिकॉज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट फीचर। तो ये बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट का। ऑप्शनल पैरामीटर्स, अब ये क्या होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। अब ये जो हमने मेथड बनाया था कैलकुलेट, अब इसका हम यूज करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेट सम। ओके, अब हम यहाँ 3 प्रॉपर्टी बना लेते हैं ऊपर। एक्चुअली ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, बट प्रॉपर्टी की जो जगह है बनाने की वो है सबसे ऊपर, यहाँ पे बनानी चाहिए हमें। बट मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए कि कोड साथ साथ ही रहे यही बना लेता हूँ। अब कैलकुलेट सम में मैं क्या करूँगा, console.log, मैं यहाँ लिख देता हूँ सम। अब मैं किसका सम चाहता हूँ, मैं num1 का। एक्चुअली मैं यहाँ पे
मैं यहाँ ये लूँगा पैरामीटर num1 और num2 और num3। अब num1 जो है नंबर टाइप का, और ऐसे ही ये भी नंबर टाइप का और ये भी नंबर टाइप का, तो ये एरर चली गई। तो आपने देखा ये जो हमने फंक्शन बनाया, मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं मेथड, जो मेथड बनाया इसके जो आर्ग्यूमेंट है इनका भी हम टाइप डिफाइन करते हैं, कि जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि आगे जाके हमें कौन सी एरर कब आ जाए। वो मतलब जितना हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश की हुई है एंगुलर में, मतलब टाइपस्क्रिप्ट में। अब हम यहाँ क्या करते हैं, num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, एक काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस मेथड को मैं एक काम करता हूँ, ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अब प्रॉपर्टी को हम कैसे कॉल करते थे, हम दिस डॉट एम्प्लॉय। ओके, अब मेथड को कैसे करेंगे, मेथड को भी दिस लगा के, दिस डॉट, आपने देखा कैलकुलेट सम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें यहाँ 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए, num1 num2 num3। num1 में डाल देता हूँ 10, num2 में 15, num3 में 20। मैं अगर एक काम करता हूँ num20 को स्ट्रिंग कर देता हूँ, अब आप देखेंगे ये एरर आ गया। अब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है हमने यहाँ पे नंबर टाइप असाइन किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ डाल रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये गलत है। तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो अब हमने देखा यहाँ पे सम क्या आया, 45। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ कंसोल किया हुआ था सम। अब दोस्तों ऑप्शनल पैरामीटर क्या हुआ है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, ये num1 num2 num3, ये है इसके पैरामीटर। ऑप्शनल क्या होता है कि है भी या नहीं भी, है तो भी कोई बात नहीं है और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं ना ऑप्शनल। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज हटा देंगे, मैं यहाँ अगर 20 हटा दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आने लग गया। क्यों एरर आने लग गया, वो कह रहा था कि तीनों चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ दे रहे हैं 2, तो ये तो गलत है ना। अब हमें क्या करना है, ऑप्शनल पैरामीटर के लिए हमें यहाँ पे num3 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब इसका मतलब है कि num3 अगर होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं, इफ टाइप ऑफ num3 का टाइप चेक कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब हम अगर नहीं देंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर ये हटा देता हूँ तो मतलब क्या हुआ, ये डिफाइंड नहीं है ना, अनडिफाइंड है। तो यही है कि अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ पे हमने 20 डाला हुआ है, ये कंडीशन का मतलब है, तो क्या हो, तो हो ये, वरना क्या हो, एल्स ये। इस अनडिफाइंड को हम ऐसे स्ट्रिंग में कर सकते हैं, या फिर एक काम हम कर सकते हैं, हम इस सब को हटा ही देते हैं, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं नंबर 3। इसका मतलब है इफ नंबर 3, अगर नंबर 3 है तो ये सम कर दे तीनों का, अगर नहीं है तो सम करे सिर्फ 2 का। हम चेक करते हैं। अब यहाँ क्या है, 45। अब मैं अगर यहाँ पे 20 हटा दूंगा तो आपने देखा यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, चाहे मैं 2 आर्ग्यूमेंट डालूं या तीसरा जो ऑप्शनल है तीसरा आर्ग्यूमेंट डालूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 और 15 25, तो ये होता है ऑप्शनल पैरामीटर, जो कि हमें टाइपस्क्रिप्ट में मिलता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम इसको भी ऑप्शनल कर दें तो हम इसको भी ऑप्शनल कर सकते हैं। फिर हमें एक लॉजिक और लिखना पड़ेगा कि num3 के बाद num2 भी चेक करना है। और दोस्तों ऑप्शनल का जो चलेगा वो आपका एंड से चलेगा, एंड वाला ऑप्शनल होगा, उसके बाद ये ऑप्शनल होगा, उसके बाद पहला, मान लो अगर 5 आर्गुमेंट है तो 5वां पहले ऑप्शनल होगा, फिर चौथा ऑप्शनल होगा, फिर तीसरा ऑप्शनल होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहले वाले को ऑप्शनल बना सकें। पहले वाले को ऑप्शनल बनाएंगे तो यहाँ पे तो कंडीशन नहीं गलत हो जाएगी ना, वो 10 पहले वाले को मानेगा या दूसरे को मानेगा। तो दोस्तों ये था टाइपस्क्रिप्ट का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा टाइपस्क्रिप्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, और टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आप ये सब समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप Uxtrendz को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल Uxtrendz को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।